Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फॉर्मुलेशन के बारे में। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फॉर्मुलेशन के बारे में कि फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, DCGI फाइलिंग कैसे होती है, आपके उसमें CT10 CT11 फॉर्म 29 का क्या रोल रहता है एंड पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। ड्रग एक्सिपेंट कॉम्पैटिबिलिटी से लेके QBD से लेके हर एक चीज़ के बारे में, रेफरेंस प्रोडक्ट और जो आपका टेस्ट सैंपल होता है और जो रेफरेंस सैंपल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताई थी। तो कल हमारा आधा कंप्लीट हो पाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाती, इसलिए आज पार्ट 2 आएगा फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का। तो उसमें मैंने आपको बताया था जब तक आपका फाइनल बॉम्ब रेडी ना हो जाए, फाइनल बॉम्ब जब आपका एक बार रेडी हो जाता है तो उसके बाद उसमें और क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, जो आपका फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट है, फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में जब एक बार फाइनल बॉम्ब आपने रेडी कर दिया तो फाइनल बॉम्ब रेडी करने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप उसकी फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करोगे, 3 स्टेबिलिटी बैच बनाओगे, स्टेबिलिटी बैच बना के आप उसको स्टेबिलिटी में लगाओगे, एक्सेलरेटेड लॉन्ग टर्म, ठीक है। एंड उसके बाद फिर उसके और बैचेस प्रोडक्शन में भी हमें बनाना पड़ते हैं, DCGI बैचेस। जो DCGI में टैबलेट जाएंगे, कंट्रोल सैंपल रखे होते हैं कि वो डिपार्टमेंट ने, वो क्या करेंगे, वो टैबलेट लेंगे, वो टैबलेट टेस्टिंग के लिए जाती है, DCGI में जाती है। अगर हमें बायो इक्विवेलेंस स्टडी करवानी है तो बायो इक्विवेलेंस स्टडी भी हम उन टैबलेट से करवाते हैं, क्योंकि वहाँ भी 3 बैचेस बनते हैं, 1 लाख के बैच बनते हैं, 10 हज़ार के बैच बनते हैं, 3 स्टेबिलिटी बैच हमें उधर भी बनाना पड़ते हैं प्लांट में जाके। उनके BMR BPR, वो आपकी जब DCGI फाइलिंग होती है, जब आप फाइल अपनी भेजते हो सिडिस्को को, तो वो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी, तो ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसे हमने फाइनल बॉम्ब रेडी कर लिया, फाइनल बॉम्ब अपना बन गया, बिल ऑफ मटेरियल फाइनल बन गया। फिर हम क्या करेंगे, फोटो स्टेबिलिटी करेंगे। जो 3 स्टेबिलिटी बैचेस हम बनाएंगे उन फोटो स्टेबिलिटी बैच से उठाएंगे, उसकी फोटो स्टेबिलिटी करेंगे। 3 स्टेबिलिटी बैच स्टेबिलिटी में लगा दिए। आफ्टर दैट हम पायलट बैच बनाएंगे। पायलट बैच बोल दो या आप DCGI बैच बोल दो या आप वैलिडेशन बैचेस बोल दो, ये हम एक बार प्रोडक्शन में बनाएंगे। तो ये जो DCGI बैच हम लोगों ने प्रोडक्शन में बनाए, उसका कुछ कंट्रोल सैंपल प्लांट की वो अपने पास रख लेगा कंट्रोल करके। उसके भी हम 3 बैचेस बनाते हैं। 2 बैचेस हम कम के बनाएंगे, 10-10 हज़ार के एक बड़ा बैच बनता है। तो देखिए, उसमें जो आपका ये वाले जो बैचेस होते हैं ये भी आप स्टेबिलिटी में लगाओगे, क्योंकि यहाँ से जब हमारी आगे को टेस्टिंग फर्दर जाएगी, बायोइक्विवेलेंस स्टडी के लिए जाएगी, IPC टेस्टिंग के लिए जाएगी, तो यहाँ से हम अपनी टैबलेट देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर एक, अगर आप कुछ भी स्टेप लेते हो तो उसका DCGI से क्वेरी आती है, आपको क्वेरी को रिजॉल्व करके देना है, वो क्वेरी हमें फुलफिल करके देनी है। जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमें उनको देने हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम, एंड अगर वो सैंपल मांग रहे हैं तो सैंपल भी देना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके फॉर्मुलेशन में आप सिडिस्को को सबमिट करवाते हो। सिडिस्को में आप एक फाइल सबमिट करवाते हो जिसमें आप कवरिंग लेटर बना के उनको दोगे, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, आपके प्लांट का लाइसेंस भी लगेगा, और आपके जो R&D में CT10 CT20 फॉर्म 29 जो होता है वो लाइसेंस भी आपके लगते हैं। जितनी आपकी स्पेक STP होती है, स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंड STP जो होती है आपकी किसकी, रॉ मटेरियल की, वो भी लगेगी। एंड MFR हो गया, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक के बारे में
में ब्रीफली बताऊंगी, बट अभी जस्ट आप थोड़ा थोड़ा ये ले लो कि एक्चुअली में करना क्या है हमें, वो जानकारी मैं पहले आपको दे दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके कि स्पेक एसटीपी क्या है, एमएफआर क्या है, कब हम इसको बना के देते हैं, किसको देना है, क्यों एमएफआर बना रहे हैं, क्यों ड्रग एक्सिपेंट कॉम्पैटिबिलिटी कर रहे हैं, ये सब कुछ बताऊंगी आपको, बट धीरे धीरे। तो देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल पूरी आपकी सबमिट होती है डीसीजीआई में। ये भी कम है, इससे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें, और भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिडिस्को में हमें फाइल सबमिट करवानी है, वो देना पड़ेंगे। एमएफआर हो गया, ड्रग एक्सिपेंट कॉम्पैटिबिलिटी की रिपोर्ट होती है वो भी जाती है, क्यूबीडी रिपोर्ट जाएगी, फॉर्मुलेशन में जो आपने फाइनल बॉम्ब बनाया, जो आपने फॉर्मुलेशन बनाई अपने प्रोडक्शन में जाके, जो 3 बैचेस बनाए, वो फॉर्मुलेशन का बॉम्ब उनको भेजना है। फिनिश्ड प्रोडक्ट की, जब आपका प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसकी स्पेक एसटीपी हमें देनी होती है। फिर आपकी पीवीआर रिपोर्ट हो गई, प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट जो होती है, पीवीआर रिपोर्ट हमें देनी होती है, सिडिस्को में सबमिट करवानी है। एएमबी रिपोर्ट, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, क्योंकि मेथड को वैलिडेट करना पड़ता है, तो वो एएमबी की जो रिपोर्ट होती है वो भी हमें सिडिस्को में सबमिट करवाना पड़ेगी। सीओए होगी, स्टेबिलिटी बैचेस के सीओए, जितने भी सीओए हैं, जो हमने आरएनडी में बैच लगाए थे स्टेबिलिटी में, वो रिपोर्ट नहीं है ये हैं सारे प्लांट के डॉक्यूमेंट्स। तो हमें सीओए क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, सीओए हमें स्टेबिलिटी बैचेस के ये भी सबमिट करवाना पड़ेंगे। कॉम्पैरेटिव डेटा डिसोल्यूशन का, चाहे रेफरेंस और टेस्ट के F1 F2 F3 जो करवाते हैं, वो सारा कॉम्पैरेटिव डेटा हमें इसमें देना होता है। फिर बायो इक्विवेलेंस स्टडी और बायो एबिलिटी, ये बायो एबिलिटी रिपोर्ट जो होती है वो भी उनको सबमिट करवाना पड़ती है। पर अभी चलो, ये बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं बीई वाले, ये बाद में भेजेंगे। पैकिंग डिटेल मांगते हैं वो अपनी, तो पैकिंग डिटेल भी हमें उनको देनी होती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हमें उनको फुलफिल करके देने ही हैं। अगर हम ये नहीं देंगे तो तब तक हमारा जो ड्रग है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर जब हम ये फाइल सबमिट करवा देंगे, जब ये फाइल हमने सबमिट करवा दी, तो उसके बाद हम डीसीजीआई में टैबलेट भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। फिर वहाँ से क्वेरी आएगी, उस क्वेरी को हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। फिर जब हम वहाँ से ओके आ जाएगा, फिर हमें क्वेरी आएगी कि आप अपना भी बायो इक्विवेलेंस स्टडी करवाओ। अगर आपने बायो इक्विवेलेंस स्टडी नहीं करवाई है तो बायो इक्विवेलेंस स्टडी करवाओ। देखिए, अगर आपका रेफरेंस प्रोडक्ट होगा तो आप करवाओगे बायो इक्विवेलेंस स्टडी। रेफरेंस और टेस्ट की, उसमें क्या करेंगे, बायो इक्विवेलेंस, मतलब देखेंगे इक्वल दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो बायो इक्विवेलेंस स्टडी हम करवाते हैं आपके रेफरेंस प्रोडक्ट अगर आपके पास है। अगर रेफरेंस प्रोडक्ट नहीं है, अगर कोई न्यू ड्रग है, नोवल ड्रग है, तो उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करवाना पड़ेगा। तो फिर आप क्लिनिकल ट्रायल करवाओगे उसका, तो वो भी प्रोसीजर बहुत लंबा है, बट हम बात करेंगे बायो इक्विवेलेंस स्टडी। तो जी, हमने फिर बायो इक्विवेलेंस स्टडी हमने करवाई। बायो इक्विवेलेंस स्टडी की रिपोर्ट फिर हम क्या करेंगे, भेजेंगे, सिडिस्को में भेजेंगे। फिर बायो इक्विवेलेंस स्टडी की जो कॉपी रहेगी, रिपोर्ट अगर ओके आ गई तो फिर वो कॉपी हमने डीसीजीआई को भेजी। उसके बाद हमें फिर से क्वेरीज आई, क्वेरीज हमने जनरली जो क्वेरीज थी उसको रिस्पॉन्ड किया। फिर अगर क्वेरीज सारी हमने, अगर आपके सेटिस्फाई सामने वाली टीम हो जाती है, डीसीजीआई वाले अगर वो हो गए कि हाँ आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे वो सही डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो उसके बाद आपको आईपीसी टेस्टिंग करवाना पड़ेगी। फिर आईपीसी टेस्टिंग की रिपोर्ट ओके आएगी। उसके बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाना पड़ते हैं सिडिस्को में। फिर देन फर्दर प्रोसेस होती है, फिर सिडिस्को वाले प्लांट में आएंगे, फिर वो ऑडिट करेंगे। अगर उनको लगेगा कि अपना प्लांट, अपने इक्विपमेंट्स, वो पूरा एरिया के ऑडिट लेंगे। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट बन सकता है, तो वो हमें बोलेंगे कि हाँ आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, अदरवाइज़ हम वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो फिर चलो जी, अगर वैसा हो गया तो फिर हम जो डीसीजीआई प्लांट में ऑडिट करेंगे, उन्होंने ऑडिट किया, फिर हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। और उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, फिर हम उसका स्केल अप बैचेस लेंगे। फिर स्केल अप बैच जो हम लेते हैं, स्केल अप बैच लेते हैं लार्ज वॉल्यूम पर। जो आपने स्टार्टिंग में जो पायलट बैच लिया था उससे 10 गुना ज़्यादा होता है आपका स्केल अप बैच। फिर आप स्केल अप बैच लोगे। फिर जब उसके बाद तो आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। फिर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट कर सकते हो खुद डोमेस्टिक। एंड अगर मैं बात करती हूँ स्केल अप बैच में, तो स्केल अप बैच में एक इधर स्केल अप और जो पायलट बैच होता है उसकी एक गाइडलाइंस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि सुपैक गाइडलाइन आपने पढ़ी होगी, तो सुपैक गाइडलाइन के बारे में बताओ।
तो सुपैक गाइडलाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्केल अप बैच और पायलट बैच में क्या डिफरेंस होता है और सुपैक गाइडलाइन क्या बोलती है, सुपैक गाइडलाइन में क्या है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जो था सिडिस्को फाइलिंग के बारे में मैंने आपको बताया। एंड ये एक पूरा प्रोसीजर है फॉर्मुलेशन में, कैसे कैसे करके हम क्या काम करते हैं। ये बहुत लंबा चैप्टर है, और काम जब करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा काम लगता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। फाइनल बॉम्ब बन गया, आपने फोटो स्टेबिलिटी की, 3 R&D में स्टेबिलिटी बैचेस बनाए, फिर आपने वैलिडेशन बैच बनाए प्रोडक्शन में जाके, फिर वहाँ आपने कंट्रोल सैंपल भी रखा। हम तो क्या रखेंगे, वो क्यूए वाले का काम होता है, क्यूए वाला पर्सन रखता है। वहाँ भी स्टेबिलिटी बैचेस बनेंगे, क्योंकि जो स्टेबिलिटी बैच होते हैं ये आपके स्केल अप बैच से 10 गुना छोटे होते हैं। फिर मैंने आपको सिडिस्को की फाइलिंग के बारे में बताया कि ऐसे कौन कौन से सिडिस्को में फाइलिंग जो जाती है वो कौन कौन से जाते हैं। कवरिंग लेटर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, 25, 28 प्लांट का ये जो लाइसेंस रहता है वो, CT10 फॉर्म 29, स्पेक STP, बहुत सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप देख रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये फाइल हमें सबमिट करवाना पड़ती है सिडिस्को में। फाइल सबमिट करवाने के बाद फिर आपको DCGI को टैबलेट वगैरह भेजनी पड़ती है। जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आती हैं वो क्वेरीज को आपको रिस्पॉन्ड करना है और वो क्वेरीज देनी है। फिर आपने बायोइक्विवेलेंस स्टडी करवाई, फिर वो रिपोर्ट भी आपने सबमिट करवाई सिडिस्को में। फिर IPC टेस्टिंग की तो वो भी रिपोर्ट सबमिट करवाई। फिर उसके बाद DCGI ऑडिट होता है प्लांट में, वो ऑडिट होगा। एंड स्केल अप बैचेस बनाएंगे। स्केल अप बैचेस बनाने के बाद अगर कुछ चेंजेस करना हो तो उसके लिए सुपैक गाइडलाइंस मैंने आपको बताया कि सुपैक गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। एंड फिर अगर आपका बैच पास हो गया, सब सही रहा, तो फिर आप मार्केटिंग करोगे अपने प्रोडक्ट की, आप खुद बेच सकते हो उस प्रोडक्ट को। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।